हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। आज अपना तीसरा महाक्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, ठीक है सर, 8 PCBC बराबर 3 RTC एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस महाक्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज है डे 3, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी मतलब क्या होता है? काइनेटिक मतलब गतिक और थ्योरी मतलब क्या होता है? सिद्धांत, यानी गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कह सकते हो। सरल भाषा में कहें तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास से पढ़ाया था कि गैसों के जितने भी अणु होते हैं वो अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं मेरे भाई, बस यही इसके अंदर लिखा हुआ है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक गैस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, यानी जितनी भी गैसें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। और सभी मॉलिक्यूल मजबूत यानी रिजिड होते हैं, ठीक है भाई, यानी जितनी भी गैसें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है, यानी जो गैसों के मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस के बहुत छोटे छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स 0 होता है, यानी इनके गैसों के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, अंधाधुंध तरीके से ये लोग गति करते हैं सर, ठीक है। सभी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, यानी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? टकराया, टकरा के वापस चला गया, कोई ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, यानी जितने भी गैस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उनके बीच में कोलिजन, उनके बीच में होने वाली टक्कर सारी की सारी कैसी होती हैं? इलास्टिक होती हैं, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स के मास नेग्लिजिबल तथा वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, यानी जो गैसों के मॉलिक्यूल हैं उनका द्रव्यमान ना के बराबर होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत तेज होती है, अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पे सिलेंडर खोल दें तो पता नहीं चलेगा कि कब गैस के अणु पड़ोसी के घर तक पहुंच गए और पड़ोसी क्या कहेगा, यार कहीं पे गैस सिलेंडर खुला हुआ है, बड़ा तेज महक आ रही है, ये चीजें सर, ठीक है। अतः मॉलिक्यूल पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत तेजी से गति ये लोग करते हैं सर, ठीक है। तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसके बाद ये है वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ये क्या होती है आपको समझाते हैं। देखो भाई, हमने आपको पहले भी ये क्लास शायद दिया है, नहीं दिया है तो आप देखिए वॉन डर वाल्स इक्वेशन होती क्या है, इसे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बहुत छोटे क्लास से आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखी है। क्या होती है भाई? PV बराबर RT होती है सर, ठीक है। PV बराबर क्या होती है? RT होती है आदर्श गैस समीकरण। अब हमें करना क्या है? हमें इसे आदर्श गैस नहीं बनाना है, यानी आदर्श गैस नहीं बनाना, हमें बनाना है वास्तविक गैस की समीकरण। तो वास्तविक गैस और आदर्श गैस होती क्या, ये भी बताया जा रहा है। वो गैसें जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं, आदर्श गैसें होती हैं। जो फॉलो नहीं करती हैं वास्तविक गैसें होती हैं। वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, लेकिन O2 N2 इन लोगों को मान लिया जाता है, रियलिटी है कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है सर, ठीक है। तो PV बराबर क्या हो गया मेरे भाई? RT आदर्श गैस है। वॉन डर वाल्स ने कहा कि P जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? बोले A/B² जोड़ दो। बोले वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? बोले B-B घटा दो, बराबर में RT लिख दो। बोले ये जो समीकरण नई बन के आई है ये कहलाएगी वॉन डर वाल्स समीकरण। कौन सी कहलाई? वो आदर्श गैस के लिए थी, ये होगी किसकी? वास्तविक गैसों के लिए। ऐसा क्यों हुआ ये उन्होंने ये भी बताया, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़ लेना, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? मान लिया एक कोई कंटेनर है सर, ठीक है। क्या है? एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर भाई बहुत सारे गैसों के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस में कहा गया कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका आयतन ना के बराबर होता है, इसका आयतन नहीं माना गया। लेकिन वॉन डर वाल्स ने कही वास्तविक गैसों में ऐसा नहीं है, इसका खुद का भी कुछ ना कुछ आयतन होगा, इसका आयतन खुद का कुछ ना कुछ। मान लिया इसका आयतन इतना है सर, ठीक है, इसका इतना आयतन है, तो ये जो बाकी जगह है ये मूव करने के लिए मान लिया पूरा कंटेनर का आयतन था V और इसका आयतन मान लिया V है, तो जब ये भटकेगा तो जो B तो इसकी खुद की जगह वो आयतन इसे नहीं मिलेगा, तो इसे गति करने के लिए, भटकने के लिए V से B आयतन कम मिलेगा। क्यों B आयतन कम मिलेगा? क्योंकि रियलिटी मेरे भाई ये है, ये वाला जो B आयतन है ये इसका खुद का आयतन, इतनी जगह तो वो खुद घेर लेगा। मान लिया ये 16 फीट जगह है, तो इसमें हम अगर 1-1.5 फीट के खड़े हुए हैं तो हमें हटा के जगह है ना, तो टोटल कितनी है? 16, यानी V है, मेरा आयतन स्मॉल b है, तो हमारे पास फ्री जगह कितनी है? V-B, इसलिए B घटा दिया। उसी तरीके से ये बढ़ा हुआ प्रेशर क्या है? बोले अगर कोई व्यक्ति, मान ले अगर कोई जो है मॉलिक्यूल बीच में है तो उस पर इधर से हर तरफ से प्रेशर लग रहा है,
लेकिन अगर बाई चांस वो यहां है, गर्म है सर, ऊपर की तरफ उड़ने ही वाला है, तो इधर उधर से तो प्रेशर लगेगा लेकिन ऊपर की तरफ कोई प्रेशर नहीं होगा, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रेशर फील होगा। और वो बढ़ा हुआ प्रेशर कितना होगा, A/B² होगा। यानी इस तरीके से इन्होंने नई इक्वेशन बनाई, P + A/B², V - का B बराबर RT। ठीक है भाई। तो आइडियल गैस की इक्वेशन को रियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए वैन डर वाल्स ने 2 करेक्शन किए। पहला करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन, दूसरा करेक्शन प्रेशर करेक्शन। यानी एक दाब में कुछ सुधार कर दिया, एक आयतन में कुछ सुधार कर दिया। वॉल्यूम करेक्शन वही लिखा हुआ है कि मान लिया आइडियल गैस में V कंटेनर का वॉल्यूम है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी होता है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना लिखा है, इन्हें देखिए V - B लिखा। ठीक, जो अभी हमने आपको बताया समझाया वही लिखा हुआ है कि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी है B, तो B घटा दिया इन्होंने, ठीक, गति करने के लिए। उसी तरीके से प्रेशर करेक्शन, ये देखो भैया बीच में है तो यही अभी हमने आपको समझाया, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर वो साइड में है तो बाकी लोग मिलकर इसे खींच रहे हैं मेरे भाई, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग रहा है। और वो ज्यादा प्रेशर कितना है, थोड़ा सा A/B², यही कहीं लिखा हुआ है, चलिए देखिए कितना है A/B²। अगर n मॉलिक्यूल है तो AN²/B² कह लो, n का मान 1 है तो नॉर्मली A/B², यही लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ गैस के लिए P + A/B², V - B बराबर RT हो जाएगा। इस इक्वेशन को ही हम लोग कहेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन, जहां पर A और B को कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अगर आपके पेपर मल्टीपल चॉइस है तो इस कंडीशन में इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। A की जो यूनिट है ATM लीटर² प्रति मोल स्क्वायर, B की यूनिट लीटर हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब हो सकती है। इनकी बीमा भी यानी डायमेंशंस भी यहाँ पे लिख दी हैं, पढ़ लेना सर, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार गैस मॉलिक्यूल जो है वो कैसे, जो उनका कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, ऊर्जा का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन मैक्सवेल ने कहा ऐसा नहीं है भाई, जो रियल आइडियल गैस है, आदर्श की तो बात ही नहीं कर रहा, और वास्तव में कोई आदर्श गैस होती नहीं है, तो रियल गैस के केस में इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। जब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता है तब क्या होता है, कोलिजन इलास्टिक नहीं होता है। आदर्श गैस की बातें अलग हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कोई कह दे आदर्श, मतलब आदर्श पति तुम्हें चाहिए, कैसा पति हो सकता, सुबह सुबह वो चाय बनाए, चाय बना कर मुझे पिलाए और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। लड़की हर आदमी ऐसा ही पति चाहती, मतलब हर लड़की तो नहीं चाहती, जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो कहती नहीं, एक कोलैबोरेशन होता है, साथ में जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा ही पति चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाएगा भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पिक्चरों में और गानों में ऐसा होता है, तो ठीक है। तो इलास्टिक नहीं होते, कोलिजन नहीं होते, तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल टकराएंगे, एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर होगी, और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल टकराएंगे, बहुत सारी एनर्जी इधर से उधर जाएगी, जहां से एनर्जी चली जाएगी वहां पे एनर्जी कम हो जाएगी, जहां पे एनर्जी पहुंच जाएगी वहां पे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यानी मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजन में भाग लेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होगी। इस प्रकार गैस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट फ्रैक्शन से वेलोसिटी अलग अलग यानी हो जाएगी, यानी कुछ हिस्से की वेलोसिटी अलग, कुछ हिस्से की वेलोसिटी अलग, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। 1860 में मैक्सवेल ने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया, वेलोसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात किया। इन्होंने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निम्न इक्वेशन प्रपोज किया, और एक इक्वेशन दी है मैक्सवेल ने, जो आप याद कर लेना, डायरेक्ट लिखी हुई है, dNc/n। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो भी हमने बता रखा है। dNc क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, c और c + dc के बीच में है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और r क्या है, गैस कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। इस तरीके से सर इन्होंने ग्राफ बनाया मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के लिए। 3 इन्होंने वेलोसिटी दिखा रखी हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, उसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। 600 केल्विन पे इतना ग्राफ है, 300 केल्विन पे इतना, तो वेलोसिटीज को समझना पड़ेगा। देखिए इन्होंने कहा भाई 3 वेलोसिटी होती हैं। पहली होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो ज्यादातर लोग नहीं, एक औसत नहीं, सबकी वेलोसिटी जोड़ दी और उत्ते से पदों का योग बटे पदों की संख्या। मान लिया हमने टोटल क्या किया, 2 3 4 5 10, सबको जोड़ दिया। 5 लोग हैं मान लिया तो 5 से भाग दे दिया, तो हमें कहेंगे कि एवरेज क्या निकला, सबको 3 3 4 4 जो भी मिला हो, तो यानी एवरेज क्या मतलब सबको जोड़ो उतने से भाग दे दो। ठीक, एवरेज तो निकालना आता है, नहीं आता तो लो बताया दे रहा है। मान लिया हमने पूड़ियां बांटना शुरू करी, एक ने 2 पूड़ी खाई, एक ने 4 खाई, एक ने 6 पूड़ी खाई। 3 आदमी हैं तो 6 4 10 और 2 12 हो गया, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, यानी प्रति व्यक्ति हमारी जो है वो 4 पूड़ियां खर्च हुई हैं,
खाई किसी ने 2 हो, कोई 6 खा गया हो, मैं उससे मतलब नहीं सर, इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी होती है। दूसरी क्या है भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, रूट का मतलब क्या है, मान लिया वेलोसिटी, इसका रूट निकाल दिया। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, इसका औसत निकाल दिया। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर लगा दिया सर, और बताइए। तो यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है अभी बताते हैं आगे। ठीक है, तीसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादातर लोग इसे ले रहे हों। जैसे अगर हम कह दें कि हमने रख दिया एक तरफ 1 करोड़ रुपए और एक तरफ चलो नाम रख दिया, मान लिया कोई नाम रख दिया, किसी भगवान का नाम रख दिया। लोग नहीं रील आती है इस तरीके की, वो दिखा रहा होता है, राम दिखा दिया, एक तरफ रुपए रख दिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग दिखा रहे हैं कि भैया यह देश का नाम, एक तरफ लोगों ने 1 करोड़ रुपए ले लिया, फिर कोई देशभक्त निकल के आता है। ठीक है, क्या है मोस्ट प्रोबेबल कौन है, तो आदमी कहता है यार बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला मामला, तो पैसा ले लिया जाता, तो पैसा मोस्ट प्रोबेबल हो गया सर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या, यदि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस है तो क्या बताओ, B1 B2 B3 B4 है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, सबको जोड़ दो, n है तो n से भाग दे दो, b बार से इसे लिखते हैं, इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी है वो है √8RT/πm। ठीक है भाई, पता होनी चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले तो भैया क्या करोगे बताओ, सबसे पहले तो स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर कर दिया, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, फिर इनका मीन मतलब औसत निकालना पड़ेगा, तो औसत निकालने के लिए n से भाग दे दिया सर। ठीक है, और फिर इनका क्या रूट भी है, तो रूट मतलब अंडर रूट लगा देंगे। देखो म्यू से इसे लिखते हैं √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, या फिर इसे VRMS से भी लिखते हैं भाई, किससे, म्यू वाले को ही हम लोग लिखते हैं VRMS से। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसे आए या म्यू से लिख के आए, ये होता है फार्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सर। ठीक है, मैक्सवेल ने इसके लिए भी अपनी एक इक्वेशन दी जो थी √8RT/πm। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लिखते हैं VMP। VMP मतलब क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसका मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो ज्यादा अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं सर। ठीक है, इसका फार्मूला BMP बराबर √2RT/, एक का 8RT, एक का 3RT, एक का 2RT, सबको भैया भाग दे दिया, एक में पाई होता, सबको भाग दे दिया 3RT/m से, ये बन गया, ये 0.84, यानी तीनों का रेशियो भी आपसे ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प में पूछ सकता है, और इनका जो विकल्प का तीनों का रेशियो होता है वो ये होता है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। कंक्लूजन की बात करी जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स के बहुत स्मॉल फ्रैक्शन की वेलोसिटी वेरी लो, या बहुत मतलब इन्होंने कह दिया कि बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी, नॉर्मली सबकी वेलोसिटी एक ही होगी, और उसे हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सभी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आदमी भागना शुरू कर देगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद एक डेरिवेशन है 8PCBC = 3RTC। दिए क्या है आराम से समझिए भैया, PC C यहां पर है, वो C माने है क्रिटिकल कांस्टेंट। C माने क्या है, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब क्या, कुछ स्पेशल कंडीशन होती है उसे क्रिटिकल बोल देते हैं। सबसे पहले वॉन डर वाल्स इक्वेशन लेनी है। ठीक है, P + A/B², B - B = RT, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करी भैया ये आ गया। ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई B² से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, B² से मल्टीप्लाई करी, B² से जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे V चल रहा था, B³ हो गया, नीचे एक V चल रहा था, एक B कैंसिल हो गया, यहाँ B² आ गया, B², यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद P से हमने भाग दे दिया, यानी P से डिवाइड कर दिया सर, P से भाग दे दिया हमने, जहां जहां P चल रहा था कैंसिल हो गया, नहीं था तो भाई आ गया। ठीक, इसे रीअरेंज करा, जब रीअरेंज करा तो 3 पावर V की सबसे पहले, 2 उसके बाद, इस तरीके से रख दिया। फिर क्या करा, B² 2 जगह कॉमन ले लिया, तो 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0, यानी ये तृतीय घात समीकरण बना ली हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, जब क्रिटिकल स्टेट होगी तो प्रेशर कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर, तो P को PC से लिखेंगे। टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो T को TC से लिखेंगे। इसे इक्वेशन 1 में हमने रख दिया सर। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दिया हमने, बना ली समीकरण। ठीक, अब जब P PC है, T TC है, तो मेरे भाई जो तीसरा वाला टर्म है B, वो हो जाएगा BC। जब B BC हो जाएगा तो BC को ले आएंगे इधर, BC मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, तो V - BC = 0 आएगा। दोनों तरफ क्यूब करोगे, 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, तो B - BC का होल क्यूब हो गया। A - B का होल क्यूब का फार्मूला खोल दिया। जब फार्मूला खोलेंगे तो देखो, एक ये B⁵, एक ये इक्वेशन है, एक B⁵, ये इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांक मतलब B² के संग में यहाँ ये लिखा हुआ है, B² के संग यहाँ ये लिखा हुआ है।
b के साथ में यहाँ ये लिखा हुआ है, b के साथ में यहाँ पे ये लिखा हुआ 3bc², तो गुणांकों की तुलना कर देंगे। तुलना करी भाई 3bc, एक पहले तो गुणांक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा गुणांकों की हमने तुलना कर ली। तुलना कर ली तो भैया यहाँ देखो bc की पावर 3 है, bc की पावर 2 है, तो 6 को 5 से भाग दे दिया ताकि bc का मान निकल आए। भाग दे दिया भाई, भाग दिया, हल किया, bc का मान 3 भी निकल के आ गया। इसका मान उठा के समीकरण 5 में रख दिया, समीकरण 5 में मान रखा तो pc का मान निकला। यानी इस तरीके से हमने pc bc का मान निकाल लिया, pc bc का मान रख दिया एक और समीकरण में, तो हमारे पास tc का मान भी निकल आया। ठीक है, अब देखो करना, पहले टीसी का मान निकाल के करना ही क्या, यहाँ देखो सर। तो अब अपने पास इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 थी 3bc बराबर पूरा मान था, तो अब हमने क्या किया, इसमें मान रखा, bc की जगह 3b रख दिया, टीसी ऐसे रखा, पीसी का मान था वो ऐसे चलने दिया, बी का मान ऐसे रख दिया। अब क्या करा, ये हो गया 3 3 9 बी, एक भी इधर आ गया, 8 भी रह जाएगा, तो 8 भी आ गया, पीसी आ गया, बटे में टीसी आ गया, गुणा कर दी, यानी अपने पास टीसी का मान निकल आया 8a बटे 27 br। सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले भैया पीसी का मान निकाल लिया, बीसी का मान निकाल लिया, टीसी का मान, तीनों मान अपने पास निकला। अब क्या करना है, प्रूव करना है 8pcbc बराबर 3rtc। क्या करा, हम लोग जानते हैं भाई अपनी इक्वेशन नंबर जो 4 है वो ये है, सारे मान हमने रख दिया, b की जगह पे bc/3 रख दिया, नीचे एलसीएम ले लिया, 3pc एलसीएम आया, एलसीएम ले लिया, जोड़ा घटाया, 3 3 9 हो गया, एक pcbc उधर है उसे ले आया इधर, 9 में से गया एक बचेगा 8pc, b3 नहीं है bc है, बराबर 3rtc। यानी इसका जो फाइनल प्रूवमेंट है वो क्या निकल के आएगा बताइए, फाइनल प्रूवमेंट आएगा 8pcbc बराबर 3rtc। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये पेपर में जरूर आएगा भाई। ठीक, फिर क्रिटिकल फिनोमिनन होती क्या, आप सोच रहे सर जी पीसी कर रहे हैं तो वो भी आपको बताया जा रहा है। तो क्रिटिकल फिनोमिनन क्या है, लो समझ लो, लो प्रेशर हो, टेम्परेचर हाई हो तो गैस मॉलिक्यूल्स अंधाधुंध गति करते हैं तथा इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, लेकिन जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हो तो ये पास आने लगते हैं, पास आते हैं, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो गैसें गैस की फॉर्म में नहीं रह जाती बल्कि लिक्विड हो जाती हैं, और जब गैसें मेरे भाई लिक्विड हो जाती हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कूलिंग के द्वारा लगभग सभी गैसेस को लिक्विफाई करा जा सकता है। कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें लिक्विफाई नहीं करा सकता, ये देखिए, परंतु एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, टेम्परेचर पर हाई प्रेशर अप्लाई करके भी सभी गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर तथा इसके नीचे गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस समय जो वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, जो प्रेशर होगा उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। सर ठीक है, लिखते हैं 8pcbc से। फिर एक टॉपिक और है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो भाई, अगर केमिस्ट्री होती, ठीक है, बल्कि अगर फिजिक्स होती, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी फिजिक्स तो है ही, तो फिजिक्स अगर होती तो नॉर्मल बात ये होती, कोई कण कितनी तरीके से गति कर सकता है उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। वही कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स पे खाली चाहिए, वाई भी चाहिए, जेड भी चाहिए, वो वाली बात है ना सर। देखिए, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जितने फ्री कोऑर्डिनेट समझ रहे हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे की आवश्यकता होती है उसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बात खत्म हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितनी तरीके से मूव कर रहा है, कितनी तरीके से मोशन हो रहा है। सर ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ लीजिएगा सर। किसी ऐसे डायनेमिक सिस्टम जो कि कई पार्टिकल से मिलकर बना है कि समस्त काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी तरीके से मूव कर रहा है, अगर एक्स पे मूव कर रहा है, वाई पे कर रहा है, जेड पे मूव कर रहा है, कह सकते हैं हवा में उड़ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों पे चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसे तीनों दिशाओं में देनी पड़ेगी तभी चल पाएगा। खाली रेंग रहा है, जमीन में घसीट रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब से खर्च होगी। भाई सीधी सी बात है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी तरीके से वो मूव कर रहा है, उसकी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन समान रूप से वितरित होगी। इक्वी मतलब समान रूप से वितरित होगी। सर ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। गामा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनो एटॉमिक क्या होता है ये समझ लो, जिसमें एटम का नंबर सिर्फ 1 हो। जैसे अगर हम आप कहें हीलियम, तो जो हीलियम है इसमें कितना परमाणु दिख रहा है आपको, एटम कितना, एक ही है भाई। हीलियम गैस है, ये किसी से नहीं मिलेगी भाई। नियॉन क्या है, गैस है ये, तो क्या है, ये सब क्या है, ये है भैया मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.67 होती। गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, गामा की वैल्यू। डाई एटॉमिक गैस जो है, डाई एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम हो, जैसे H2 में 2 एटम है, O2 में 2 एटम है, N2 में 2 एटम है, तो ये सब क्या है भाई, ये डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक क्या होता है, जैसे O3 ओजोन के लिए कहते हैं भाई हम, तो ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक के लिए होता है, वैल्यू होती है 1.8
3 सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, ये विकल्प में भी आपसे पूछी जा सकती है। ये थी अपनी यूनिट नंबर 3 जो हमने लगभग कवर कर दी है। जिन लोगों के भी पेपर हैं मन लगा के पढ़ें, ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी लगभग 8 यूनिट्स हैं और 8 हम लोग लाइन से कवर करने वाले हैं। बीच में थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, उसका कारण ये था एक बहुत बड़ा इवेंट था, सभी लोगों ने देखा और बहुत सारी चीज़ें बैक हैंड में थी। कुछ सारे लोगों ने कहा कि सर ये एक कमी थी, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम लोग आगे से कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से 100% हम लोगों ने दिया और उसकी वीडियो बहुत जल्द पब्लिक करेंगे, आप देखिएगा सर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें चली, लोगों को प्लेटफॉर्म मिला बोलने के लिए। हमने प्रॉपर कहा एंकर से कि सर जो लोग भी बोलना चाहते हैं उन्हें मौका दो यार, कुछ भी बोलें वो कोई दिक्कत नहीं। लोग आए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बोले, पूरी तरीके से चीज़ें हुई और इस तरीके से लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी अप्रोच करी। कुछ लोगों में कुछ कमियां थी, उन पे हम लोग डिस्कशंस अलग से करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, लोग खुश रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिलहाल इसी तरीके के प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। अगली साल हम लोग करेंगे टॉपर्स महाकुंभ, इसमें जो टॉपर हो सब आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग 12th क्लास में हैं उनके लिए जल्द ही हम एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं BDK 12th पर, और मन लगा के पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।